अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेशुमार दरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने आपको रॉकफेलर फैमिली के मुतालिक ये बताया था कि वो कैसे आने वाले दज्जाल के लिए तैयारियां कर रहे हैं और किस तरह अमेरिका और पूरी दुनिया पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। ये इस वीडियो का दूसरा हिस्सा है। इस वीडियो में हम रॉकफेलर फैमिली के मुख्तलिफ लोगों के बारे में सुनेंगे कि कैसे वो अपने मुख्तलिफ शोबों में रहकर आने वाले दज्जाल के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम इस खानदान के जद्दे अमजद जॉन डी रॉकफेलर का तस्करा करेंगे। जॉन डी रॉकफेलर 1839 में न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। 16 साल की उम्र में ये मुंशी लग गया। 1862 में इसने तेल का कारोबार शुरू किया और स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी बनाई। देखते ही देखते एक मुंशी अमेरिका भर के 90% ऑयल रिफाइनरी का मालिक बन बैठा। जाहिर नजर से देखें तो इसको जॉन डी रॉकफेलर की मेहनत, लगन, ज़हानत और किस्मत कहा जा सकता है, लेकिन अगर हकीकत की नजर से देखें तो मामला कुछ और ही नजर आता है। इस तरक्की में धोखा, धांधली, बेईमानी, रिश्वत, नाजायज कमीशन, हुकूमत में यहूदी ताकत और सबसे बढ़कर यहूदी सासी अनासर का बहुत बड़ा किरदार है। इनमें से कुछ फ्रॉड और नाजायज कमीशन के मामलात अवाम के सामने भी आए, लेकिन रॉकफेलर आए दिन तरक्की ही करता चला गया। जॉन डी रॉकफेलर मुस्तकबिल में जिन दज्जाली मंसूबों को परवान चढ़ाना चाहता था, इसके लिए इसने 4 खैराती अदारे कायम किए, जिनमें से रॉकफेलर फाउंडेशन और रॉकफेलर इंस्टीट्यूट बराए मेडिकल रिसर्च, जो आजकल रॉकफेलर यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर है। दोस्तों, रॉकफेलर फाउंडेशन सिर्फ ऐसे मकासद के लिए फंड फराहम करती है जो दज्जाली मंसूबों से मुतल्लिक होते हैं। इसी तरह रॉकफेलर यूनिवर्सिटी में इन्हीं शोबों में तहकीक की जाती है जो आइंदा चलकर दज्जाल के काम आ सके। इसी तरह खैराती अदारों की आड़ में इस खानदान ने दुनिया भर में अपने पंजों को मजबूत किया। इनकी दौलत का अंदाजा आप इससे कर सकते हैं कि तमाम दुनिया का सोना इस वक्त IMF और आलमी बैंक के कब्जे में है। और दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये दोनों अदारे रॉकफेलर्स के हैं। चुनाचे 1981 में अमेरिकी सदर रोनाल्ड रेगन ने ये जानने की कोशिश की कि हुकूमत अमेरिका के खजाने में कितना सोना पड़ा है, तो इसे ये जानकर बड़ी हैरत हुई और आपको भी होनी चाहिए कि अमेरिकी खजाना सोने से खाली था। दोस्तों, अमेरिका का अगर ये हाल है तो दिगर ममालिक का आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। खैर, जॉन डी रॉकफेलर 23 मई 1937 को फ्लोरिडा में मौत के मुंह में चला गया। दोस्तों, इसके बाद जॉन डी रॉकफेलर जूनियर इस खानदान का करता धरता बना। ये जॉन डी रॉकफेलर का बेटा था। इसने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के क्वार्टर के लिए जमीन चंदे में दी। इसके 5 बेटे थे: जॉन डी रॉकफेलर III, नेल्सन रॉकफेलर, लॉरेंस S रॉकफेलर, विंथ्रॉप रॉकफेलर और 5वां डेविड रॉकफेलर। दोस्तों, इन 5 ने अलग अलग शोबों में यहूदियत की खिदमत की। जॉन डी रॉकफेलर III ने आर्ट का मैदान संभाला। इस आर्ट ने मुसलमान माशरे में जो तबाही मचाई है, इसके तासुरात आप जिंदगी के हर शोबे में देख सकते हैं। किस तरह मुस्लिम माशरा गैर इस्लामिक रंगों में रंगता जा रहा है। इसी तरह दोस्तों, नेल्सन रॉकफेलर ने सियासत का मैदान चुना। इस मैदान में ऐसे कारनामे अंजाम दिए कि अमरीकी और बैनुल अक़वामी सियासत को यहूदियों की लौंडी बना दिया। ये काम इसने 1961 में CFR कायम करके किया। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम में इसका बुनियादी किरदार था। अक़वाम मुत्तहिदा इसके घर में बैठकर बनी। इसने अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के लिए न्यूयॉर्क में जगह दी। दोस्तों, नेल्सन रॉकफेलर ने अमरीकी हुकूमत में मुख्तलिफ शोबों में सेक्रेटरी और मुशीरों के तौर पर काम किया, जहां बैठकर हुकूमतों से खेलना आसान होता है। इसने अपने लिए अहम शोबों को चुना। आर्ट की सरपरस्ती की, अबॉर्शन का बिल लाने वालों में इसका दिमाग शामिल था। डॉक्टर हेनरी ने जिस मीटिंग में दुनिया की आबादी कम करने के मंसूबे बनाए, नेल्सन ऐसी तमाम मंसूबों का रूए रवां था। 1966 में रिपब्लिक पार्टी के टिकट पर रियासत न्यूयॉर्क का गवर्नर बना और 1974 में इसको अमेरिका के नायब सदर के तौर पर मुंतखब कर लिया गया। खैर, 1979 में न्यूयॉर्क में इसका इंतकाल हुआ। दोस्तों, इसके बाद जिक्र लॉरेंस रॉकफेलर का आता है। लॉरेंस रॉकफेलर 1910 में न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। इसने कुदरती वसाइल और मेडिकल रिसर्च के शोबों को इख्तियार किया। ऐसे नए तजारती मैदानों में सरमायाकारी को फरोग दिया जिनकी बुनियादें जदीद टेक्नोलॉजी पर थी। इसने जजीरा सेंट जॉन में अमरीकी हुकूमत को 5000 एकड़ जमीन चंदे में दी। फिर जुलाई 11, 2004 को ये मौत के मुंह में चला गया। दोस्तों, इसके बाद विंथ्रॉप रॉकफेलर का तस्करा आता है। ये 1967 से 1971 रियासत अरकानसा का गवर्नर रहा।
लेकिन बाज आदतों की बदौलत या फिर यूं कह लीजिए खुफिया मंसूबों में कुछ रुकावट पैदा करता वेंथ्रॉप इस खानदान को एक आंख नहीं पाया और 22 फरवरी 1977 में इसका इंतकाल हो गया। दोस्तों, इसके बाद डेविड रॉकफेलर का जिक्र आता है। इसको आप बड़ा ताजर कहें या बड़ा जादूगर। डेविड रॉकफेलर इसने मुख्तलिफ अमरीकी सदरों की जानिब से इंतहाई अहम ओहदों की पेशकश ठुकराई और पसे पर्दा रहकर ज़ायनिस्ट के खुफिया मंसूबों के लिए खुद को वक्फ किया। 1915 में न्यूयॉर्क में पैदा हुआ, हार्वर्ड और शिकागो यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की और 1961 में चेस मैनहट्टन बैंक का सदर बन गया। इसको CFR का चेयरमैन भी मुंतखब किया गया। डेविड कोई सरकारी ओहदा ना रखने के बावजूद अमेरिका की जानिब से इंतहाई अहम दौरे करता, जिनमें वो अमेरिका की जानिब से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के नए प्रोग्राम लेकर जाता। दोस्तों, द रॉकफेलर सिंड्रोम का मुसन्निफ फर्डिनेंड लुंगबर्ग लिखता है कि डेविड जब बैनुल अक़वामी दौरों पर निकलता है तो इसकी मुलाकातें और दिगर मामलात की फहरिस्त एक किताब के बराबर होती थी। वो जब किसी मुल्कों का दौरा करता था तो मुल्कों का सरबराह इससे इस तरह मिलता था जैसे वो किसी मुल्क का सरबराह हो। डेविड रॉकफेलर अपने दौरों में अपने साथ तरक्की याफ्ता मुल्कों के साबिक सदर और वज़रा आज़म को भी लेकर जाता था। दोस्तों, मुसन्निफ आगे लिखता है कि वो हर साल अपने घर पे कई ममालिक के वज़ीर खजाना, आला सरकारी हुकाम, वर्ल्ड बैंक, IMF और अक़वाम मुत्तहिदा के हुकाम की मेज़बानी करता है। फेर्डिनेंड मज़ीद लिखता है कि डेविड इस पोजीशन में है कि वो दुनिया के किसी भी हिस्से की मालूमात एक मिनट में ले सकता है। दोस्तों, डेविड खुद कहता है कि मैं नहीं समझता कि मेरे काम से ज्यादा फायदेमंद कोई काम होगा। बैंक हर किसी के साथ मामला रखता है। दुनिया का कोई शोबा ऐसा नहीं जो बैंक से ताल्लुक ना रखता हो। दोस्तों, यहाँ मैं बताता चलूं कि इराक और अफगानिस्तान पर हमला करवाने में इसी यहूदी खानदान का हाथ है। ये जे रॉकफेलर फोर्थ का काम है। इसका तस्करा हम अभी आगे करते हैं। दोस्तों, जिस तरह वियतनाम की जंग जनूबी मशरिकी एशिया पर यहूदियों का कंट्रोल करने के लिए लड़ाई गई, इसी तरह इराक की जंग इजराइल के रास्ते के रुकावट खत्म करने और जजीरा अल अरब पर यहूदियों का कब्जा करने के लिए की गई। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर डेविड रॉकफेलर ने बनवाया था। डेविड खुद आर्किटेक्ट था। तामीरात की दुनिया में इसने ऐसे डिजाइन मुतारफ कराए जो कदीम यहूदी सकाफत की निशानी है। घरों के अंदर फर्श, दीवारों पर 6 और 8 कोने वाला सितारा, सांप की तरह बल खाती हुई सीढ़ियां, शैतान का सींग, शील्ड और इसके तरह बहुत सारे डिजाइन और निशानात हैं जो फन तामीर में इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टैंडर्ड ऑयल, चेज मैनहट्टन बैंक, नेशनल सिटी बैंक, यूनाइटेड स्टेट ट्रस्ट कंपनी जैसे नामवर अदारे इसके हाथ में हैं। दोस्तों, डेविड रॉकफेलर ने अपनी किताब 2002 में शाया की। इसमें वो लिखता है कि लोग दावा करते हैं कि हम रॉकफेलर अमेरिका के सियासी और इक्तिसादी अदारों पर काबिज हैं। बाज लोगों को इस बात का भी यकीन है कि हम खुफिया कबाला का हिस्सा हैं जो अमेरिका के मफादात के खिलाफ काम कर रहा है। मुझे और मेरे खानदान को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हामी तस्वुर करते हैं। वो ये भी तस्वुर करते हैं कि हम दुनिया में औरों के साथ मिलकर एक ऐसा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ढांचा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस वक्त मौजूदा दौर से भी ज्यादा मुकम्मल होगा। अगर यही इल्जाम है तो मैं मुजरिम हूँ और मुझे इस पर फख्र है। खैर दोस्तों, डेविड रॉकफेलर 20 मार्च 2017 को मौत के मुंह में चला गया। खैर दोस्तों, इसके बाद इसका बेटा डेविड रॉकफेलर जूनियर है। ये 1941 में पैदा हुआ। दोस्तों, दुनिया में हम इस वक्त जितने अहम मसाइल हैं ये इन सब के पीछे मुतहरिक है। आलमी यहूदी सिक्योरिटी, असला कंट्रोल, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, इक्तिसादी तरक्की, तजारत और माशत के मैदानों में पर्दे के पीछे रहकर सियासी कठपुतलियों को इस्तेमाल करने की पूरी सलाहियत रखता है। खैर दोस्तों, यहाँ हम जे रॉकफेलर का तस्करा करते हैं। जे रॉकफेलर 18 जून 1937 में पैदा हुआ। ये जॉन डी रॉकफेलर जूनियर का पोता और जॉन डी रॉकफेलर थर्ड का बेटा है, जबकि डेविड रॉकफेलर का भतीजा है। 1985 से सेनेट का मेंबर है। मगरबी वर्जीनिया का गवर्नर रह चुका है। ये सेनेट की एंटी जेंट्स कमेटी का चेयरमैन भी रहा है। दोस्तों, इराक पर हमले के लिए बुश इंतजामिया और पेंटागन को भड़काने वाला यही शख्स है। 2002 में इसने मशरिक़ वस्ता का दौरा किया और वहां मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से इराक पर अमरीकी हमले के बारे में अपनी ज़ाते राय पर बहस व मुबाहिसा किया। इसी साल इसने सद्दाम हुसैन के वसी तबाही फैलाने वाले हथियार वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के खिलाफ अपनी तफ्शीश का इजहार किया। अमरीकी सेनेट में खिताब करते हुए इसने कहा कि इराक के तबाही फैलाने वाले हथियार से खतरा बहुत करीब आ चुका है, हम इंतजार नहीं कर सकते। दोस्तों, इसने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने जनवरी 2002 में सऊदी अरब, अर्दान और शाम का दौरा किया था। वहां के सरबराहान से मैंने कहा कि ये मेरी जाती राय है कि सदर बुश इराक पर हमले के लिए अपना ज़ेन बना चुके हैं। ये फैसला 9/11 के फौरन बाद किया जा चुका था। दोस्तों, या मैं बताता चलूं कि ग्वांतानामो बे जेल और इस तरह के दूसरे जेलों में जहां पर मुसलमानों पर तशद्दुद किया जाता था,
وہ जे रॉकफेलर के कहने पर हुआ। दोस्तों, इस खानदान को इतनी तफसील से बयान करने का असल मकसद इनका खुफिया जादुई किरदार है। मुसलमान ताजरों के लिए इसमें बड़ी इबरत है कि अल्लाह के दुश्मन किस तरह दीन हक को मटाने के लिए नस्ल दर नस्ल हर मैदान में मेहनत करते आ रहे हैं, जबकि हमारे ताजर हजरात सिर्फ इसलिए मुजाहिदीन का साथ नहीं देते कि इनका कारोबार खतरे में पड़ जाएगा। हालांकि जितना मुकद्दर में लिखा जा चुका है, इसको दुनिया में कोई ताकत कम नहीं कर सकती। खैर दोस्तों, इस खानदान के बारे में सुनकर आप शायद यही सोच रहे होंगे कि दुनिया का कौन सा शोबा है जो इस खानदान के कब्जे से बाहर है। यकीनन बहुत सारे मामलात में ये बराह रास्त शरीक नहीं, लेकिन मुकम्मल इनसे अलहदा भी नहीं, क्योंकि दीगर मामलात जिन खानदानों के कब्जे में हैं, इनमें इस खानदान की लड़कियों की शादियां हुई हैं, मसलन जेपी मॉर्गन और रूथ चाइल्ड वगैरह। दोस्तों, दुनिया में जितने नापाक काम है या हर वो काम जिससे इंसान की तज़लील होती है, ये खानदान ऐसे तमाम कामों का मौजूद है। अलबत्ता तालीम याफ्ता तबके को धोखा देने के लिए इन गलीज कामों पर खूबसूरत लेबल लगा दिया जाता है। कहीं मेडिकल रिसर्च के नाम पर, कहीं साइंस टेक्नोलॉजी के नाम पर, कभी वाइल्ड लाइफ और कभी लाइफ स्टॉक, तो कभी इंसानियत के नाम पर चलने वाले NGOs के रूप में दुनिया भर के मुर्दा खानों से बच्चों और औरतों के अज़ा काट कर इनकी खुफिया तजुर्बा गाहों में पहुंचाए जाते हैं, जहां इंसान के हर हिस्से पर मुख्तलिफ तजुर्बात किए जाते हैं। इस कोशिश का मकसद ये है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 में यहूद की नस्ल खत्म हो जाए तो यहूदी जिन्स के जरिए यहूद की नस्ल को दोबारा तख्लीक किया जा सके। और दोस्तों, आखिर में मैं ये बात बताता चलूं कि दज्जाल की आमद से पहले पहले रॉकफेलर्स की ये कोशिश है कि दुनिया में मौजूद गैर यहूदी अक़वाम की आबादी को कम से कम कर दिया जाए, ताकि मुस्तकबिल में कोई मज़ाहमत दुश्वारी का बायस ना बने। इसके लिए खानदानी मंसूबाबंदी के नाम पर इंसानियत का कत्ल जिस बेईमाना अंदाज में जारी है, इसका असल चेहरा अगर अवाम को दिखा दिया जाए तो लोग यहूदी और खानदानी मंसूबाबंदी के प्रोग्राम चलाने वालों को चराहों पर लटका दें। लेकिन यह दज्जाली मीडिया का कमाल है कि वो सिर्फ इन मसाइल को उजागर करता है जिसमें दज्जाली कुव्वतों की रजा होती है। खैर दोस्तों, आखिर में अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह हर फितने से हमारी हिफाजत फरमाए और खात्मा बिल ईमान फरमाए। नबी, नबी, नबी।